एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगचन एनचानमेंट फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक न्यू वन शॉट लेकर आई हूँ। ये वन शॉट एक ही पार्ट में एंड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पर पूछा था कि आपको मॉडर्न में कौन सा वन शॉट चाहिए, तो आपने कहा था कि आपको माई ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लेन ये वाला वन शॉट चाहिए। एंड ये वाला वन शॉट किसी की रिक्वेस्ट पर है, मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर जिनका नाम है फैनफिक लव। उन्होंने एक जो एफएफ है मुझे सजेस्ट किया था, तो ये उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों पहले मुझसे कहा था कि उनको कुछ ऐसा ही एफएफ चाहिए। तो डियर, ये एफएफ आपके लिए, और प्लीज़ सुनकर ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। तो जैसा कि आपने शुरुआत में देख लिया होगा कि हमारी स्टोरी का नाम क्या है कि माई प्रोफेसर लेन। तो इसमें कैरेक्टर्स के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ये एक शानवांग एफएफ है, तो इसमें विंग टॉप होगा और वांग जी बॉटम होगा। और इसमें हमारा वांग जी टीचर होते हुए भी बहुत क्यूट, इनोसेंट और शाय पर्सन होगा। वहीं हमारा विभूषण जो कि कॉलेज का हार्ट ट्रॉप है एंड एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है। हालांकि वो अभी तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन वो रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। इस एफएफ में हमारा विंग प्यार पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि जो भी लड़कियां या जो भी ओमेगाज उसके पीछे हैं वो सिर्फ उसके पैसे के लिए हैं, उसके फेम के लिए उसके पीछे हैं, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो विंग के साथ सो सकती है, विंग के लिए कुछ भी कर सकती है। बस उन्हें विंग का वो फेम और विंग का वो पैसा चाहिए। लेकिन विंग को आज तक प्यार हुआ ही नहीं। उसे सिर्फ ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ पैसों से किया जाता है। इसीलिए वो बस रोज़ बिल्कुल किसी कपड़ों की तरह अपनी ओमेगाओं को बदलता रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड्स को बदलता रहता है। तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब हमारा लेन वांग जी इस प्ले बॉय से मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर इस प्ले बॉय को वांग जी से प्यार हो गया तो उसका वो पॉजिटिव नेचर आखिर ऐसा क्या कर देगा। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एक क्यूट फ्लफी सी और रोमांटिक सी स्टोरी है और थोड़ी सी हॉट भी होने वाली है। तो आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक यूनिवर्सिटी, गुसू लेनक्लेन यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की मोस्ट ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटियों में से एक है, और यहाँ पर रिच फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ा करते हैं। यहाँ पर जितने भी रिच फैमिली हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे या बेटियाँ ओमेगा एफा यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो जिनकी फैमिली मिडिल क्लास है वो स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर आती हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर अमीर घरों के लड़के या लड़कियाँ पढ़ा करते हैं, और यहाँ पर रैगिंग की जाती है, यहाँ पर बुली किया जाता है। जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो भी स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर इनको बुली किया जाता है। और यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस कॉलेज को एक ऐसे पर्सन ने ओन कर रखा है जो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। और अबे सुबह थी तो सभी लोग अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे, बोल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी गेट की उस यूनिवर्सिटी के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और न्यू लग रही थी। उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है। उस पर्सन ने एक टाइट जीन्स, ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, एक ब्लैक टी शर्ट, और ऊपर से उसने एक ब्लैक जैकेट डाल रखा था और अपने गॉगल्स लगा रखे थे। वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम, सेक्सी एंड हॉट लग रहा था। जैसे ही वो उस गाड़ी से बाहर निकला था, कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थी वो बस चिल्लाने लगी थी। कुछ तो ड्रामेटिकली अपने दिल पर हाथ रखकर वही ग्राउंड पर गिर गई थी, और कुछ उस पर्सन को देखकर ड्रूल हो रही थी। सभी लड़कियां जानबूझकर अपने मेकअप को ठीक कर रही थी। कोई लड़कियां जानबूझकर अपने कपड़ों को से नीचे कर रही थी, जैसे उस पर्सन को दिखाना चाहती हो। और ये सब देखकर उस पर्सन के फेस पर एक स्मिर्क था, और उसे ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। वो बिल्कुल किसी किंग की तरह उस कार से निकलकर यूनिवर्सिटी के अंदर चलने लगता है। जैसे वो कॉरिडोर में पहुंचता है, तब तक भी लड़कियां उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी, उसकी फ़ोटो ले रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और बस एक ही बात किए जा रही थी, विभूषण हमारे कॉलेज का हार्ट ट्रॉप आ गया। बस यही ना, हर लड़की, हर ओमेगा, वो चाहे मेल ओमेगा हो या फिर फीमेल ओमेगा, हर लड़के के मुंह पर बस यही नाम था। वो पर्सन बस एक स्मिक के साथ चला जा रहा था। तभी एक हाई हिल्स में एक लड़की वहाँ पर आई। उसने विंग को हक कर लिया, और विंग ने जब ये देखा तो उसने भी उसके अराउंड अपनी आर्म रैप कर ली और उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबके सामने मुझे ऐसे हक नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ये सुनकर उस लड़की ने विंग से थोड़ी दूरी बनाई और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किस बात का डर? और वैसे भी
इनके लिए होंगे तुम हार्ट रॉब, मेरे लिए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर विंग ने स्मिक कर किया और उस लड़की की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने और क्लोज खींचते हुए कहा, बॉयफ्रेंड सिर्फ आज के लिए, क्योंकि विंग अपनी गर्लफ्रेंड को एक से ज़्यादा दिन तक रखता नहीं है। तो तुम सोच लो कि तुम्हें आज रहना है या फिर अपने इस दिल को तोड़ना नहीं है। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, तुम मुझे कमज़ोर आंक रहे हो विंग, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो। जो मेरे साथ एक बार फंस जाता है वो पूरी ज़िंदगी मेरे चंगुल से नहीं निकल पाता। और तुमने भी देखा ही का है बेबी, हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं ताकि तुम मुझे छोड़कर जा ही न सको। ये सुनकर उस विंग की फेस में स्मिकता तभी विंग को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वी भाई तुम आ गए। ये बोलकर निहुई सांग, जो कि विंग का इकलौता ऐसा दोस्त है जो उसके पैसे के लिए उसके पास नहीं है, क्योंकि निहुई सांग भी एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये दोनों बचपन से किंडरगार्टनर से एक साथ थे, तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और विंग भी अगर किसी के साथ ठीक से बात करता है या फिर बिना किसी फ्लर्ट किए, निहुई सांग भी एक ओमेगाई है लेकिन वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता है। निहुई सांग को अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे प्रोटेक्ट भी करता है। विंग ने जब निहुई सांग को देखा तो उसने उस लड़की को छोड़ दिया, लिटरली उसे हल्का सा पुश किया और उसके बाद हुई सांग की तरफ जाते हुए कहा, हो हुईसांग ब्रो, तुम आज मुझसे पहले आ गए, क्या हुआ आज तुम्हारे गगा घर पे थे। ये सुनकर हुईसांग ने पाउट करते हुए कहा, हाँ आज गगा घर पर थे और उन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया, मेरी आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नींद की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम क्लास में बस सोते ही रहते हो, तुम्हें इतनी कितनी नींद आती है कि तुम हमेशा बस सोते रहते हो। ये सुनकर हुईसांग ने पाउट किया। उसके बाद वो दोनों ही बातें करते हुए कॉरिडोर में चल रहे थे। तभी हुईसांग ने कहा, ब्रो क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो लिटरेचर वाला टीचर था उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसकी जगह आज कोई नया टीचर आने वाला है। यह सुनकर विंग ने हुईसांग की तरफ देखा और कहा, ओह ऐसा क्या, मुझे इस बारे में नहीं पता था। यह सुनकर हुईसांग ने कहा, क्यों क्या तुमने अपनी वीचेट आईडी चेक नहीं की, पूरे कॉलेज में बस यही बात है कि न्यू प्रोफेसर आने वाला है और मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यह सुनकर विंग ने स्मिक करते हुए कहा, कोई कितना भी हैंडसम हो वो मुझसे नहीं बच सकता। ये बोलकर वो स्मिक कर रहा था। तभी हुईसांग ने कहा, वी ब्रो तुम क्या करने की सोच रहे हो, तुम्हारे फेस के स्मिक को देखकर तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वी ब्रो मुझे भी बताओ ना कि तुम क्या करने वाले हो। इस पर विंग ने कहा, तुमने सही कहा हुईसांग ब्रो, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैंने सुना है कि हमारे लिटरेचर का नया टीचर आने वाला है। ये सुनकर जिली ने कहा, हाँ हाँ अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि एक नया टीचर आने वाला है और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्लीज़ प्लीज़ बताना कि आप क्या करने वाले हो। इस पर विंग ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं हुई सांग, अब वो पहली बार हमारी इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो उसका अच्छे से स्वागत करना तो बनता है ना। ये सुनकर हुई सांग ने कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या करने वाले हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के लिए तो वो बहुत नया है। आई मीन तुम्हें एक बार उससे मिल तो लो, क्या पता वो पिछले टीचरों की तरह ना हो या फिर वो बहुत गुस्से वाला हो, अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें पनिशमेंट दिलवा सकता है। इस पर विंग ने हंसते हुए कहा, पनिशमेंट, और मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हुईसांग, मुझे पनिशमेंट देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, लगता है तुम भूल गए, लेकिन ये कॉलेज मेरे डैड का है तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो लोग अपने क्लासरूम में चले गए थे। अब लगभग आधे घंटे बाद एक ब्यूटीफुल टीचर जो कि अपने लॉन्ग लेग्स के साथ क्लास में चल कर आ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो लेट हो गया इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल कर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस क्लास के डोर पर पहुंचा, वो सभी लोग जो बातें कर रहे थे वो चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन अगले ही पल वो जो एंट्रेंस पर गया ही था उसके ऊपर एक पूरी भरी हुई ठंडे पानी की बाल्टी गिर गई और ये देखकर वो सभी स्टूडेंट्स अपने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और जब पानी के गिरने की आवाज़ सबको सुनाई दी तो सभी लोग अपनी जगह पर ही जैसे जम गए, क्योंकि सामने जो पर्सन खड़ा हुआ तो वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और अब जब वो पूरा ऊपर से नीचे तक गीला हो गया था, उस पर्सन ने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। तो उस पानी के गिरने की वजह से उसकी जो वाइट शर्ट थी वो उसकी पूरी बॉडी के चिपक गई थी और उसकी जो स्किन थी वो शो हो रही थी। उसके वो लंबे बाल जो उसके आंखों के आगे आ रहे थे और उसकी वो जो पानी की बूंदें थी उसकी नेक से नीचे जा रही थी। कोई भी अगर
पर्सन ऐसे उसे देख रहा था तो वो बहुत हॉट लग रहा था और सभी लोग बस उसे देखकर गल्प कर रहे थे। सभी लोगों को वो पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और वहीं हमारा विंग भी बस उसी पर्सन को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें उस पर्सन से हट ही नहीं रही थी। तभी उस तभी हुई सांग ने कहा, वी ब्रो, लगता है तुमने किसी गलत इंसान पर प्रैंक कर दिया है। ये तो मुझे कोई स्टूडेंट लगता है, लेकिन ये लग बहुत हॉट रहा है। जैसे ही हुई सांग ने ये कहा, विंग ने उसकी तरफ घूर कर देखा और विंग के डोमिनेटिंग और एंग्री फेरोमोन्स वहाँ पर रिलीज हो रहे थे, जिससे हुई सांग को समझ में नहीं आया कि विंग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। विंग ने कहा, शट अप हुई सांग, और उसकी तरफ देखना बंद करो। ये उसने बहुत ही डेंजरस वॉइस में कहा था। उसके बाद विंग उठता है और उस पर्सन के पास चला जाता है जहाँ पर पूरा भीगा हुआ खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हुई सांग की नज़र उस लड़के के पीछे जाती है जहाँ पर प्रिंसिपल शायद अभी भी आए थे, और ये देखकर हुई सांग ने कहा, ओ नो प्रिंसिपल सर, वी ब्रो, अब तो तुम तो गए। ये बोलकर वो जैसे उस डेस्क के नीचे छुप जाता है। वही दूसरी तरफ प्रिंसिपल जैसे ही अंदर आते हैं और वांग उस लड़के की ऐसी हालत देखते हैं तो वो सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, किसने किया है ये? मिस्टर लेन, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट नहीं लगी? ओह माय गॉड, आप तो पूरे ही गीले हो गए। तुम लोगों को तो मैं बाद में देखता हूँ। मिस्टर लेन, आप यहाँ से चलिए, आपको चेंज करना चाहिए। ये बोलकर वो मिस्टर लेन के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। और लेकिन वहाँ पर जो विंग खड़ा था वो अभी भी बस उसी पर्सन की तरफ देखे जा रहा था। वो विंग की नज़र उस पर्सन के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी हुई सांग भी विंग के पास भाग कर आया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी ब्रो, आज तो तुम बच गए, नहीं तो मुझे लगा था कि आज प्रिंसिपल तुम्हें छोड़ने नहीं वाले, आज वो तुम्हें तुम्हारी डेट से कंप्लेन कर देंगे। पर विंग का ध्यान जिसे हुई सांग पर था ही नहीं। विंग ने थोड़ी देर बाद हुई सांग की तरफ देखा और कहा, हुई सांग, ये कौन है? क्या ये हमारी क्लास में है? लेकिन आज से पहले मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया? क्या मैं उन हॉट गर्ल्स के साथ इतना बिजी हो गया कि मैंने इस ब्यूटी को इग्नोर कर दिया? ये सुनकर हुई सांग ने लगभग इरिटेट होते हुए कहा, वी भाई, आप ये क्या कर रहे हो? ये कोई स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर व्यूशन ने कहा, तो कौन है ये? इस पर जिली ने कहा, यही तो है हमारा लिटरेचर का नया टीचर, इसका नाम लेनवांग जी है। और ये सुनकर तो विंग की आंखें जैसे चमक गई थी। उसने उसे एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहा, ओह ऐसा क्या, हमारा नया टीचर? ये सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। मैं तो इसे डरा कर यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये पहली नज़र में ही विभूषण द ग्रेट विभूषण का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। ये बोलकर वो स्मृक करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर लेनवांग जी अपने क्लोथ्स को चेंज करके वापस क्लास में आ चुके थे और अब की बार थैंक गॉड उनके ऊपर कोई प्रैंक नहीं हुआ था। लेनवांग जी अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखता है। उसके बाद वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं आपका लिटरेचर का न्यू टीचर हूँ, तो एक एक करके सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और एक एक करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और सबसे लास्ट में विंग, जो कि लास्ट बेंच पर ही बैठा हुआ था, अब उसके इंट्रोडक्शन देने की बारी थी तो वो खड़ा हुआ। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और अपनी उसी स्मृक जो उसके फेस पर था उसी के साथ कहा, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर लेन, मेरा नाम विभूषण है, लेकिन आप मुझे प्यार से विंग बुला सकते हो, और आपका ऐसा मन नहीं करे तो आप मुझे हबी विंग भी बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना कि विंग ने क्या कहा, हबी, वांग जी से हबी क्यों बुलाएगा, पर वांग जी ने इसे बस लाइटली ले लिया। वांग जी ने अपने मन में सोचा, ये कहना क्या चाहता है? खैर, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, पता नहीं वो कौन था जिसने वो सब किया। मैं पूरा गीला हो गया, मुझे तो एक बार नानी में ही और इसने दोबारा। शांत वांग जी, शांत, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी अगर तुमने कोई भी बदमाशी की तो तुम्हारे अंकल, हाँ, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है। उसके बाद वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, नाउ यू कैन सिट मिस्टर वी, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसके बाद वांग जी पढ़ाने लगता है, लेकिन विंग का पूरा ध्यान सिर्फ वांग जी पर था। वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था और कहीं न कहीं ये नज़रें वांग जी को भी फील हो रही थी। और पता नहीं कि उसके शरीर में जैसे कुछ उसे फील हो रहा था, उसे से फील हो रहा था जैसे उसके अंदर गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि आज तक वांग जी को किसी ने ऐसे नहीं देखा। इसीलिए उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन उसने इस फीलिंग को जाने दिया। और अब वांग जी ने अपनी क्लास ली और उसके बाद जब उसकी क्लास एंड हुई तो बेल रिंग करने की आवाज़ आई। जैसे ही वो बेल रिंग की, वांग जी ने सबकी तरफ देखा और कहा, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो।
ये बोलते ही सारे बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन विंग बहुत ही स्लोली खड़ा होता है और वांग जी जो अपने उन चीज़ों को समेट रहा था ताकि वो भी अपनी नेक्स्ट क्लास में जा सके, वो वांग जी के पास आने लगता है और बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही स्टाइल से वो वांग जी के पास आ रहा था और वांग जी ने नोटिस नहीं किया। वही सांग भी वहाँ से जा चुका था क्योंकि उसे कुछ काम था। वही विंग जो वांग जी के पास आ रहा था, जब वो बिल्कुल वांग जी के पास आ गया तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर लेन। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वी आप कुछ चाहिए? ये बोलकर विंग ने कहा, मुझे आप चाहिए प्रोफेसर लेन। और ये सुनकर वांग जी की आईब्रो रेज हो गई। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? इस पर विंग ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और उसके बाद विंग अचानक ही वांग जी को उस वॉल पर पुश कर देता है और उसके के पास आकर उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। ये सब कुछ इतना सडन हुआ था कि वांग जी को समझ में नहीं आया और विंग फोर्सफुली वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांग जी एक ओमेगा है और विंग एक अल्फा है, तो विंग की स्ट्रेंथ वांग जी से बहुत ज़्यादा थी। वो उसे पुश करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन विंग उससे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और विंग उसे फोर्सफुली बस किस किया जा रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था ताकि वांग जी अपनी माउथ को ओपन कर दे। लेकिन वांग जी भी बस स्टबर्नली अपनी माउथ को उसने टाइटली बंद कर रखा था ताकि विंग ज़्यादा डीप ना जा सके। और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वांग जी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ विंग को पुश किया और एक थप्पड़ विंग की गाल पर लगा दिया। और उसके बाद उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा जिसने अपने चीख पर हाथ रख रखा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आह प्रोफेसर लेन, आपने मुझे थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया। आज तक किसी ने मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठाई और आपने मुझे थप्पड़ ही मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका बदला आपसे अभी मैं इसी वक्त ले सकता हूँ और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको जाने दे रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ है। एंड क्योंकि अब आप इस फेस को रोज़ ही देखने वाले हो तो मुझे रोज़ देखने के लिए तैयार हो जाइए। और एक बात याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वो फिर से एक बार वांग जी के लिप्स पर किस करता है फोर्सफुली और वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस घरी घरी सांसें लेता हुआ वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। वांग जी अपनी दिल पर हाथ रखता है जो कि बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो डर की वजह से धड़क रहा था, एक्साइटमेंट की वजह से धड़क रहा था या फिर गुस्से की वजह से धड़क रहा था, ये वांग जी को नहीं पता। बस उसका दिल बहुत ज़ोर से जैसे धड़क रहा था। और ये सब होने के बाद वांग जी खुद को शांत करता है और उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में चला जाता है और वो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। जैसा कि विंग ने कहा था वो वांग जी के सामने नहीं आया और वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो खुश था कि विंग उसके सामने नहीं आया क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर अब विंग उसके सामने आएगा तो वो क्या करेगा। वो विंग के सामने कुछ कर ही नहीं पाता। वांग जी इनोसेंट ज़रूर है, वो क्यूट ज़रूर है, लेकिन वो इतना डम्ब नहीं है कि वो किसी की इंटेंशन को समझ ना पाए। लेकिन फाइनली वो दिन बीत चुका था और वांग जी अपने घर जा चुका था। लेकिन वांग जी को घर जाकर एक और बॉम्ब मिला कि उसके पेरेंट्स जो है वो सिटी से बाहर गए हैं किसी काम के लिए, तो वांग जी को बेचारे को अकेले ही घर पर रहना पड़ेगा। और वांग जी को यही चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है क्योंकि उसे घर पर अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और या फिर कहे कि उसे डर लगता है तो ये सही बात है, वांग जी को बहुत अकेला रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। दुनिया के लिए तो वांग जी एक प्रोफेसर है तो उसे किसी से नहीं डरना चाहिए, लेकिन वांग जी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह है, उसे हर चीज़ से डर लगता है। जैसे छोटे किसी भी इंसेक्ट से वांग जी को डर लगता है, अंधेरे से वांग जी को डर लगता है, और इसीलिए वांग जी को हल्का सा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और वो उस घर में अंदर चला गया। उसके बाद अभी वांग जी अपने बाथरूम में था और वो वॉश ले रहा था, वो बाथटब में बैठा हुआ था और अपनी स्किन की तारीफ किया जा रहा था, अपनी स्किन को रब कर रहा था और सॉन्ग गुनगुना रहा था। वो ये सब कर ही रहा था लेकिन तभी लाइट चली जाती है और वांग जी जैसे ही ये देखता है कि लाइट चली गई है उसकी जैसे पूरी बॉडी शिवर कर जाती है, उसका वो डर जैसे धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वांग जी तुरंत उस बाथटब से खड़ा होता है और उस बाथरोब को पहन लेता है। वो बाथरोब को पहनने के बाद अपने रूम में आता है और अपने फ़ोन को ढूंढता है। बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद वांग जी को फाइनली वो फ़ोन मिल गया था। उसके बाद वो फ़ोन को उठाता है और किसी को कॉल करता है।
वो वांग जी कॉल करता है और सामने वाले पर्सन को कहता है, शिचिनगा आप कहाँ हो, क्या आप यहाँ पर आ सकते हो? ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने कहा, वांग जी क्या हुआ और इतने रात को तुम मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहे हो? इस पर वांग जी ने कहा, गा यहाँ पर लाइट चली गई और आपको तो पता है ना कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है, प्लीज़ 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 गा आ जाइए और माँ बाबा भी यहाँ नहीं है। ये सुनकर शिचिन ने कहा, अंकल और आंट घर पर नहीं है? ये सुनकर वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया जिससे शिचिन उसे देख लेगा। शिचिन ने कहा, ओ तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर के अपार्टमेंट के पास वाले रेस्टोरेंट में हूँ, मैं भी आता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है गा जल्दी आ जाइए। ये सुनकर उसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया और वांग जी ने अपने क्लोथ्स को पहन लिया और लगभग 15 मिनट बाद ही वांग जी के घर की बेल रिंग हुई। जैसे ही ऐसा हुआ वांग जी तुरंत दौड़ता हुआ उस बेल की तरफ गया। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर रखी थी, उस वजह से वहाँ पर उजाला हो रहा था। वांग जी ने तुरंत डोर को ओपन किया और सामने वाला पर्सन जो भी था वांग जी ने बस उसे टाइटली हक कर लिया और वो कहने लगा, थैंक गॉड का आप आ गए, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये बोलकर वो उस पर्सन को टाइटली हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर तक हक किए होने के बाद उस पर्सन के पीछे से एक हेड निकलता है और वो कहता है, दीदी मैं तो यहाँ हूँ, तुमने किसे हक करके रखा है? और वांग जी से सुनता है, वो पीछे हो जाता है और अपने दिल पर हाथ रख देता है। वो शिचिन की तरफ देखते हुए कहता है, शिचिन का आपने मुझे डरा दिया, ऐसा कौन करता है? और अब लाइट भी आ चुकी थी और जब वांग ने सामने देखा कि उसने किसे किया था, वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि सामने उसका वही बदतमीज स्टूडेंट वीन खड़ा हुआ था और जिसके फेस पर एक स्मित था और वो बहुत ही इंटेंसली वांग जी को ही देखे जा रहा था। और ये देखकर वांग जी को जैसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था या फिर कहे कि शाय फील हो रहा था। शिचिन विंग के पीछे से निकला और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम विभूषण है और हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, तुम्हें पता होगा। और रात में कॉलेज भी नहीं आया था वैसे भी, पर जाने दो। ये और मैं पास वाले रेस्टोरेंट में ही डिनर कर रहे थे और जब तुम्हारा फ़ोन आया तो ये भी मेरे साथ आ गया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया और वो लोग अब अंदर आ चुके थे। वांग जी ने डोर लॉक किया और वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वहाँ पर शांति थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। विभूषण ने बीच में आते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर इतने चुप चुप के बैठे हो, लगता है मुझे तुम दोनों को भूख लग रही है। तो वांग जी क्या तुम्हारे पास कुछ है? वैसे भी हम दोनों ने ठीक से डिनर भी नहीं किया है और तभी तुम्हारा फ़ोन आ गया, तुम्हारा ऑर्डर आने से पहले हम उठकर यहाँ पर आ गए। इस पर वांग जी ने स्टेशन की तरफ देखा और नाम में अपना सिर लाते हुए कहा, नहीं गा, घर पर तो कुछ नहीं है, मैं भी बात लेने के बाद ऑर्डर ही करने वाला था और तभी लाइट चली गई। यूँ बोलकर वांग जी के फेस पर एक प्यारा सा पाउट आ जाता है और ये देखकर स्टेशन कहता है, तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो और मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये बोलकर वांग स्टेशन खड़ा होता है और घर से बाहर चला जाता है। और अब वांग जी को और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। वो विंग को नज़रों से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विंग जब से यहाँ पर आया था वो वांग जी को बस देखे जा रहा था और वांग जी दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। तभी विंग खड़ा हुआ और वो वांग जी के पास आने लगा और वांग जी ने जब ये देखा तो वो जैसे शिवर करने लगा उसकी पूरी बॉडी, लेकिन अगले ही पल विंग सोफे पर बैठ गया और उसने वांग जी को अपने पास खींच लिया और उसकी वेस्ट में अपने हाथ डालकर उसे और अपने क्लोज कर लिया। ये देखकर वांग जी ने विंग के पास से छूटने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के साथ ही विंग ने वांग जी को अपनी गोद में बैठा लिया और विंग सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी उसकी गोद में था। ऐसे तो करने को तो वांग जी बड़ा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि विंग बड़ा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, शेमलेस तुम कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। ये बोलकर वांग जी छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग तो बस एक स्मृति के दांत वांग जी को देख रहा था। उसने वांग जी के फेस पर अपनी उंगली को फेराते हुए कहा, ओ मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे आज शाम को ही मिलूँगा, मैं आज दिन में भी तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना वो थोड़ा सा मुझे दर्द कर रहा था तो मुझे घर जाना पड़ा, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वांग जी पीछे की तरफ जाने लगता है। विंग वांग जी के पास बढ़ रहा था और वांग जी अपने फेस को पीछे लेकर जा रहा था, लेकिन एक झटके में ही विंग वांग जी की नेक के पास अपने हाथ को ले गया, उसे अपने क्लोज कर लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। ये किस बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड था। विंग वाइल्डली वांग जी के लिप्स पर किस किया जा रहा था और वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे कब वो हाथ जो विंग के चेस्ट को पुश कर रहे थे, कब उन्हीं हाथों ने विंग की उन शर्ट को अपनी मुट्ठियों में बीच ली, वांग जी को ही रियलाइज़ नहीं हुआ और धीरे धीरे वो भी विंग को किस बैक करने लगा। और विंग ने जैसे ही नोटिस किया उसके फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने वांग जी के
लिप्स पे बाइट कर लिया। उस वजह से वांग जी ने अपने माउथ को ओपन कर दिया और अब विंग वांग जी को अपन माउथ किस कर रहा था और वांग जी किस में बीच बीच में मौन किया जा रहा था। जब विंग को लगा कि वांग जी अब सांस नहीं ले पा रहा है तो उसने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और अब वो उसकी नेक पर, उसकी जोलाइन पर किस करने लगा और वांग जी ने अपने फेस को पीछे कर लिया और जैसे वो विंग को एक्सेस दे रहा हो। लेकिन जैसे ही वो लोग ये कर रहे थे, विंग का फ़ोन रिंग किया और एक बार तो विंग ने ध्यान नहीं दिया और फ़ोन रिंग करने की वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और वो वांग जी के नेक पर अब शक और बाइट करने लगा और इसके साथ ही वांग जी और ज़ोर से मौन करने लगा। वांग जी खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ भी हो सकती है। वो टिमिड, वो शाय सा वांग जी शेमलेसली मौन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब वो फ़ोन आना बंद नहीं हुआ तो विंग ने फ्रस्ट्रेट होकर उस फ़ोन को बाहर निकाला और फ़ोन को उठा लिया और वांग जी को जैसे ही फील हुआ कि विंग उसे किस नहीं कर रहा तो उसने विंग की तरफ देखा और वो जो अपने उस फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया तो वो होश में आया कि वो क्या कर रहा था। वो विंग उसे ये जैसे उसे रियलाइज़ हुआ, उसने विंग के ऊपर से हटने की कोशिश की लेकिन विंग की पकड़ उसकी वेस्ट पर बहुत ज़्यादा टाइट थी। विंग उस कॉल पर बात किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद विंग ने उस फ़ोन को वापस अपने पॉकेट में रखा और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, करना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ चाहता था लेकिन अभी मुझे जाना होगा, तो हम इसका हिसाब बाद में चुकता करेंगे। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के लिप्स पर एक किस करता है और इस बार वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब वो अपने होश में आ चुका था लेकिन विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ रखा था और उसने उसे फोर्सफुल एक किस किया और उसके बाद वो उठता है, वांग जी को वापस सोफे पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से गया था, शिचेन तुरंत रूम के घर के अंदर आ गया था। उसने सोफे पर देखते हुए कहा, वांग जी, विंग कहाँ गया? ये सुनकर वांग जी ने गुस्से से शिचेन की तरफ देखा। उसका पूरा फेस रेड था और उसने उसके नेक पर जो बाइट था उसे छुपाने के लिए उसने अपने शर्ट को टाइटली होल्ड कर रखा था। उसने शिचेन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वो तो चला गया और अब तुम भी चले जाओ। ये बोलकर वो उठता है और रूम के अंदर चला जाता है। शिचेन उस तरफ देखता है और कहता है, इसे क्या हुआ? खैर, मैं इतना सारा खाना लेकर आया हूँ, इसे थोड़ी मैं फ्री में छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है, उन खाने के जो फूड बेग्स थे उनको खोलता है और बिल्कुल किसी भूखे की तरह खाने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि विंग कहाँ चला गया, वांग जी कहाँ चला गया। वो बस अपना खाना खा रहा था। तो दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में था, उसने अपने फेस पर पिलो रख रखा था और वो विन कर रहा था। मैंने क्या किया? मैंने उसे रोका क्यों नहीं? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे कैसे फेस करूँगा? वांग जी, तुमने ये क्या किया? ये बोलकर वो बस अपने बेड पर रोल होने लगता है। चारों तरफ वो रोल हो रहा था। वांग जी को दिमाग में बस वही बात चल रही थी कि विंग ने कहा था, तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये बात अपने दिमाग में रखना। और आज जो कुछ भी हुआ उसे वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी हॉट हो रही थी। वो रात ऐसे ही निकल गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी सुबह उठा, हमेशा के लिए उसने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया और अब तो वांग जी के पेरेंट्स भी वापस आ चुके थे। उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट किया और अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। लेकिन अभी भी वांग जी के दिमाग से वो कल रात वाला सीन निकल ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था। तब वो ऐसे ही अपनी कार से वो कॉलेज चला गया था। वांग जी के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं है लेकिन वो इतने अमीर है कि हाँ, वो अमीरों की गिनती में आते हैं। वांग जी एक प्रोफेसर बनना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो प्रोफेसर नहीं बनता तो उसके पेरेंट्स उसे वो नहीं करने देते जो करना चाहता था। एक्चुअली वांग जी अपना एक खुद का डांस स्टूडियो खोलना चाहता था लेकिन उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो अपने पेरेंट्स से मांगना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ जॉब ढूंढ रहा था। और तब जाकर उसे ये जॉब मिली थी कि उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर की ज़रूरत है और वांग जी डांस के साथ पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो यहाँ पर आ गया। यही सोचते हुए वांग जी अपने यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुक गया था और वो अपनी कार से उतरता है और यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है, वहाँ पर जहाँ पर स्टाफ ऑफिस होता है। वो जा ही रहा था लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब उसे ये आवाज़ें सुनाई देती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि शायद वो इस आवाज़ को जानता था, इसलिए वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। और जब वो इस कॉरिडोर में चल रहा था तो वो सामने दो लोगों को देखता है जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में बहुत बिजी है। और ये देखकर वांग जी पिलर के पीछे छिप जाता है क्योंकि सामने विंग था और उसकी वही गर्लफ्रेंड थी जो कल विंग के साथ थी, जिसका नाम ली चिन था। वो उसके साथ थी और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को किस कर रहे हो या फिर कहे कि एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे हो। विंग के हाथ उस लड़के की वेस्ट में थे और ये देखकर वांग जी की जैसे मुट्ठियाँ बिछ गई। वांग जी को नहीं पता लेकिन विंग से मिले हुए उसे सिर्फ अभी 1 या 2 दिन हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन वांग जी को ऐसा लग रहा है कि विंग ने जो कुछ भी कहा था उसे वांग जी का दिल
उस पर रिएक्ट करने लगा था। वांग जी से आज दिन तक ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, और जब विंग ने पहली बार ये कहा कि वो उसका है, वो वांग जी को अपना बनाना चाहता है, तो वांग जी के दिल में जैसे एक होप थी, या फिर कहे कि एक अजीब सी फीलिंग पैदा हुई थी। और जब वो विंग को किसी और के साथ देखता है तो उसका दिल जैसे टूट जाता है, उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती हैं, अननोइंगली ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये फील होने के साथ ही वांग जी अपने आंसू को हार्शली पहुंचता है और वहाँ से चला जाता है। वो कॉरिडोर में चल रहा था, तभी स्टूडेंट्स जो बातें करते हुए जा रहे थे वो उन्हें सुन रहा था। तुमने देखा, लगता है हमारे हार्ट रॉब विंग को फिर से कोई मिल गई है। वैसे भी वो रोज़ तो कपड़ों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलते रहते हैं। हमारा विंग इस कॉलेज का सच में बहुत बड़ा प्ले बॉय है, उससे बड़ा प्ले बॉय कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग यही बातें कर रहे थे, तो यही सुन सुनकर वांग जी की पकड़, जो उसने अपनी बुक्स को हाथ में पकड़ रखा था, उस पर तेज हो रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, ओह, तो ये सब सिर्फ टाइम पास के लिए था, वो सिर्फ मेरी बॉडी के पीछे था। उसने उस इंटेंशन से कभी मुझे छुआ ही नहीं। और वैसे भी वो तो सभी लड़कियों को छूता रहता है, उसके लिए बस बॉडी मैटर करती है। ये बोलकर वांग जी उन्हें पता, पर उसे जैसे हर्ट हो रहा था। उसके बाद वांग जी अपनी क्लास में चला जाता है। वांग जी का फेस कोल्ड था। कल वांग जी का फेस बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उसे देखकर सभी लोगों को जैसे वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन आज वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड था, या फिर कहे कि वांग जी के फेस पर पेन साफ साफ लिखा हुआ था। उसके बाद वांग जी ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी, और तभी एक दौड़ता हुआ हाँफता हुआ सा विंग रूम उस क्लास के अंदर एंटर हुआ। और वांग जी ने जब उसे देखा तो उसने अपने फेस को फेर लिया, क्योंकि वांग जी को अब बहुत दिन हो गए थे यहाँ पर काम करते हुए। तो वांग जी को पता चल गया था कि कॉलेज का जो ओनर है वो विंग के फादर हैं, तो विंग को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और विंग आकर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन उसे आज वांग जी का फेस थोड़ा सा जैसे अजीब लगा। उसे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसे भी वांग जी का फेस अजीब लग रहा था। वो क्लास चली। क्लास खत्म होने के बाद विंग ने वांग जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी विंग को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये लगभग एक हफ्ते तक हुआ वांग जी ने विंग से बात नहीं की। और वो वांग जी जो विंग के टच से शाय फील कर जाता था, वो वांग जी जो वांग जी के विंग के उस टच से जैसे उसकी बॉडी में बटरफ्लाइज होती थी, गूज़बम्स होते थे, वांग जी विंग को उससे दूर नहीं कर पाता था। और वो वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था। अगर विंग उसके पास आने की कोशिश करता तो उसे दूर भेजता, या फिर किसी न किसी बहाने से वो खुद विंग से दूर चला जाता। यही सब पिछले एक हफ्ते से हो रहा था, और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एक हफ्ते पहले उस लीचन ने ज़बरदस्ती उसे हक करने की कोशिश की, और अब जब वो वापस आया तो उसे वांग जी का वो फेस देखने के लिए मिला। और उसके बाद से वांग जी ने जिस उससे बात करना ही बंद कर दिया। इसी को लेकर विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, और अब तो उसकी फ्रस्ट्रेशन की हालत बहुत इतनी बढ़ गई थी कि वांग जी से बात नहीं कर रहा था। और आज उस कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी, जो कि स्पेशली जो नए इस साल नए स्टूडेंट आए थे उनके लिए ये पार्टी रखी गई थी। इसीलिए आज सभी स्टूडेंट्स टीचर्स यहाँ पर आए थे, और वांग जी भी यहाँ पर आया था। विंग वांग जी का ही वेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी अभी तक आया नहीं था, और वो वांग जी का वेट कर रहा था। वो वांग जी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर बाद सभी लोगों की नज़र एंट्रेंस में चली गई। विंग भी अपनी जगह पर बैठा था और ड्रिंक कर रहा था, वो जूस पी रहा था। वो पार्टी किसी भी क्लब या उस होटल में नहीं हुई थी, वो पार्टी कॉलेज में हुई थी। कॉलेज में ही बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर सब इतनी स्पेस है कि लोग पार्टी कर सके, इसलिए वहाँ पर पार्टी चल रही थी। और विंग अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तभी उसने देखा कि सभी लोग कानाफूसी कर रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं। जो उसने देखा तो वो खुद भी स्टक रह गया, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी का वो फेस जो बिल्कुल किसी क्यूट बनी की तरह लग रहा था, क्यूट लियो की तरह, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसी तरह वो अंदर आ रहा था। स्टूडेंट उसे ग्रीट कर रहे थे, और कुछ टीचर्स जिनकी दोस्ती वांग जी के साथ हो गई थी वो भी उसे ग्रीट कर रहा था। और सबसे ज़्यादा दोस्ती हुई थी वो कॉलेज के प्रिंसिपल से, जो कि भी एक ओमेगा है, जिसका नाम वांग हाउशवान है। वो भी वांग जी का बहुत अच्छा दोस्त हो गया है इन दिनों में। तो वांग जी और वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, वो भी वही बातें कर रहे थे। तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी। और वांग जी से सुनता है, वो उस पर्सन की तरफ देखता है, और ये उस पर्सन को देखकर उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्मेल रहती है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसने वांग जी को देखा, वो अपनी जगह पर जैसे फ्रोज हो गया था, क्योंकि वांग जी उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जब उसने देखा कि वांग जी प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो उठकर वांग जी के पास आना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने वांग जी को पुकारा। और ये देखकर विंग ने उस पर्सन की तरफ देखा, जो देखने से कोई अल्फा लग रहा था वांग जी से। उसने उसे देखा, वो तुरंत दौड़ कर गया
गया और उसने उस अल्फा को हक कर लिया। और ये देखने के साथ ही विंग जिस ग्लास से वो ड्रिंक कर रहा था वो ग्लास उसके हाथ में ही टूट गया और उसके हाथ से खून बनने लगा। लेकिन इससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सब सामने दो फिगर को देख रहा था जिन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ था। वांग जी ने उस पर्सन से अलग होते हुए कहा, जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम आने वाले हो? और तुम मैं यहाँ फ्रेशर्स पार्टी में क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ पढ़ाने वाले हो? ये सुनकर जियांग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, या मुझे इन पढ़ाने वढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुमसे। और ये बोलकर उसकी नज़रें पीछे गई, जहाँ पर ये देखते हुए वांग जी ने पीछे देखा तो उसने देखा कि हाउ शान ब्लश कर रहा है। और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक टीजिंग स्माइल आ गई। उसने जियांग की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम्हारा लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड ये है? ये सुनकर जियांग ने शायली मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर वांग जी ने जियांग के आन पर मारते हुए कहा, यू चीटर, तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक गया हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुमने शादी कब की और तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया ना। तो ये बात तो मुझे अभी भी याद है, तो इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। ये सुनकर जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरा आंगुरी लविन, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम दोनों की शादी किन हालातों में हुई थी। मेरे पेरेंट्स को जियांग हाउशान पसंद नहीं था, लेकिन अब वो हाउशान से मिलना चाहते हैं और अब उन सबके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता तो तुम अपनी प्रॉब्लम छोड़कर मेरे पास आ जाते। और मैं नहीं चाहता था। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने उस स्टूडियो को खड़ा करने में कितनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। ये सुनकर वांग जी ने जियांग की तरफ देखा और कहा, तो तुम ऐसा मान रहे हो कि तुम मुझे स्ट्रेस दे रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। तो अगली बार अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बिना किसी झिझक के मुझे बता देना। ये सुनकर जियांग ने नोट किया। वो दोनों अपनी बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान कि किसी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, किसी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके बाद जियांग हाउसवान के पास आया। जियांग इस पार्टी में रुकने नहीं आया था, वो सिर्फ यहाँ हाउसवान को लेने के लिए आया था। इसलिए जब हाउसवान को लेकर वो वहाँ से चला गया और वांग जी अकेला हो गया था। वो भी एक चेयर पर बैठा हुआ था। तभी वांग जी को ऐसा फील हुआ कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो वॉशरूम में गया तो एक एल्फा, जो कि उसे इस पार्टी का नहीं लग रहा था, कोई अलग ही लग रहा था। वो इस कॉलेज का भी वांग जी ने कभी स्टूडेंट को देखा नहीं होगा, तो वांग जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो स्टूडेंट वांग जी के पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर उससे कहता है, प्रोफेसर लेन, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तो क्या इरादा है आपका? आज हम दोनों इस रात को बहुत ज़्यादा यंग बना सकते हैं। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने उस अल्फ़ा को पुश करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स वो अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो वांग जी पर डोमिनेट करने लगा। वो वांग जी को किस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एक मुक्का उस अल्फ़ा के फेस पर पड़ा और अल्फ़ा दूर जाकर गिरा। और सामने वींग खड़ा हुआ था, जो गुस्से से उस अल्फ़ा को देख रहा था। और वांग जिसने वींग को देखा तो एक पल के लिए उसे सुकून हुआ और वो वींग के पीछे चला गया। उस अल्फ़ा ने वींग की तरफ देखा और कहा, विभूषण, ये कॉलेज तुम्हारे डैड का है, तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और वैसे भी मैं और प्रोफेसर यहाँ पर मज़े कर रहे थे, तो तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? जैसे ही उस अल्फ़ा ने ये कहा, वींग ने उस अल्फ़ा की कॉलर को पकड़ा और कहा, वेंचाओ, माइंड योर लैंग्वेज। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैंने अभी तक तुम्हें इस कॉलेज से निकाला क्यों नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हें वार्निंग दी है कि मेरे सामने मत आया करो और किसी के साथ बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम्हें लगता है सुनाई नहीं देता, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ। तो अब तुम मेरा गुस्सा देखो। ये बोलकर वो वेंचाओ को मारने लगता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। वांग जी उसे खुद देख रहा था, वो डर गया था, क्योंकि अब वेंचाओ लगभग बेहोश होने की हालत पर था। वेंचाओ के पूरे फेस से खून आ रहा था। विंग ने वेंचाओ के हाथ को ट्विस्ट कर दिया था, जिस वजह से शायद वेंचाओ के हाथ की वो हड्डी भी टूट गई होगी। इसलिए वांग जी ने विंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग ने वांग जी को बार बार पुश किया और वांग जी जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जब उसे लगा कि विंग अब शांत नहीं होगा, तो उसने विंग को पीछे से हक कर लिया और उसे हक करते हुए कहा, विंग, शांत हो जाओ, वो मर जाएगा, तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। ये सुनकर विंग ने वेंचाओ को छोड़ दिया और उसने घूमकर वांग जी की तरफ देखा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे खींचता हुआ उस कॉरिडोर में ले गया। उसने वांग जी को वॉल पर पुश किया और अग्रेसिवली उसे किस करने लगा, जिसे उस किस के थ्रू वो अपने एंगर को कम करना चाहता हो।
और वांग जी पे एक पल के लिए शौक हो गया, क्योंकि विंग और उन दोनों के बीच जब वो सब कुछ हुआ था तो उससे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो वांग जी को भी अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन विंग जब उसे फियर्सली किस कर रहा था, वांग जी को भी पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने हाथों को विंग के नेक अराउंड रैप कर लिया और उसे अपने क्लोज खींच लिया। और विंग ने जब ये फील किया तो उसने वो अपने एक हाथ को वांग जी की वेस्ट में ले गया और एक हाथ को वांग जी की नेक के नीचे ले गया और उसे बहुत ही वाइडली किस करने लगा। उसकी लिप्स को सख्त बाइट लिक करने लगा और वांग जी ने अपने माउथ को ओपन कर दिया। इस वजह से विंग अब वांग जी को ओपन माउथ किस करने लगा। लगभग 10 मिनट तक ब्रेथलेसली किस करने के बाद जब वांग जी को वैसा फील हो रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, तब जाकर विंग ने वांग जी को छोड़ा। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम पिछले एक हफ्ते से मुझे इग्नोर कर रहे हो, और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या हो जाता? तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? क्या तुम्हें उसे लेकर सिंपैथी थी? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे उसे लेकर कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी के खून में अपने हाथ रंगो, और वैसे भी उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। तुमने देखा नहीं कि तुमने उसे कितना मारा है? अब तो मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल से 2 या 3 महीने तक बाहर भी आ पाएगा। शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा आ कैसे सकता है? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, गुस्सा? तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा कहाँ है? और पिछले एक हफ्ते से तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? एक हफ्ते से तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तुम्हें हुआ क्या था? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसे भी जो वो सब कुछ भूल गया था, उसे अब विंग का वो गुस्सा ही आता। लेकिन अब जब विंग ने कहा था तो उसे याद आया था कि उस दिन उसने क्या देखा था। ये सोचकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आखिर तुम्हें फ़र्क ही क्या पड़ता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं जो तुमसे बात कर सकते हैं, तो तुम्हें मेरे बात करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? विंग जब ये सुना तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? और ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ जाए? और तुम कह रहे हो कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर गॉड डैम, पिछले एक हफ्ते से मैं ठीक से सोया तक नहीं हूँ। ये सोच कर कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ था और मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे इतने इनोसेंटली पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? जब मैं यहाँ आया था तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारा हूँ, है ना? और मैंने तुम पर यकीन भी कर लिया था, क्योंकि आज तक मुझसे कभी किसी ने ये बातें नहीं कही। मुझे लगा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन नहीं, तुमने बस मेरी बॉडी को यूज़ किया। और जब तुम्हारा मन मेरी बॉडी से भर गया, जब मैंने तुम्हें टच करने से मना कर दिया, तो तुम किसी और के पास चले गए। ये सुनकर विंग की आंखें बढ़ी हुई, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कभी किसी के पास नहीं गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं प्ले बॉय था, लेकिन आज तक मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ। फिजिकल की तो छोड़ो, आज तक तो मेरे लिप्स भी वर्जिन हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने किसी को किस किया? बिल्कुल नहीं, आज तक तो मैंने किसी को किस तक नहीं किया। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं प्ले बॉय हूँ और मुझे गर्लफ्रेंड बदलना पसंद है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी के साथ कोई टाइम नहीं बिताया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओह ऐसा? पर मैंने तो एक हफ्ते पहले तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था, और वो भी बहुत ज़्यादा इंटीमेट पोजीशन में, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम उसके साथ मेकआउट कर रहे थे। मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये मानने के लिए तैयार हो कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी के पीछे थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम प्ले बॉय हो और मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जान गया हूँ। विंग ने जब ये सुना तो उसने वांग जी के दोनों तरफ अपने हाथों को रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेन वांग जी, मैंने तुमसे कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो सिर्फ टेम्परेरी था, और तुम्हारे आने के बाद मैंने वो सब छोड़ दिया है। मेरी लाइफ में अब सिर्फ तुम हो। तुम मेरा ऑब्सेशन बन चुके हो। तुम मेरा पोजेशन बन चुके हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रख सकता। और अगर तुमने अब मुझसे बात करना बंद किया, और अगर अब तुमने मेरा कॉल नहीं उठाता, आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज़ का मौका ही नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे वापस वो पार्टी में ले आया। वांग जी बिल्कुल लॉस्ट पपी की तरह विंग के पीछे पीछे चल रहा था। जब वो लोग पार्टी में आए तो वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुम करना क्या चाहते हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्या तुम सबको बताना चाहते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने एंट्रेंस की तरफ देखा और अगले ही पल वहाँ पर एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से 2 लोग उतरते हैं। वांग जब उन्हें देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स थे जो यहाँ पर आए थे, लेन चिरेन और लेन ई। ये देखकर वांग ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा, और विंग ने जब देखा कि उसके इन लॉस या फिर कहे कि फ्यूचर इन लॉस यहाँ पर आ चुके हैं, तो उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने फिर घूमकर अपने सभी फ्रेंड्स की तरफ देखा।
फिर उन फ्रेंड्स ने नोट किया, सबसे ईगरली नोट करने वाला न्यू ही सांग था। विंग अपने एक घुटने पर बैठ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और अपने पास से एक वेलवेट बॉक्स निकाला। जब उसने उसको खोला तो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड रिंग थी। और ये देखकर वांग जी की जैसे आंखें बड़ी हो गई। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उस रिंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेन वांग जी, या फिर कहूँ कि मेरा क्यूट प्रोफेसर, मैं जानता हूँ कि मैं प्ले बॉय हूँ एंड तुमने भी मुझे गलत समझा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि इस कॉलेज में मेरी इमेज ही ऐसी है। लेकिन जब से तुम आए हो तब से मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बहुत कम टाइम हुआ है हमें मिले हुए, ठीक से अभी तक 1 हफ्ता तक नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा दिल और मेरी पूरी लाइफ तुम पर डिपेंड है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये कोई टेम्पररी नहीं है, बल्कि ये 7 जन्म वाला प्यार है। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते तो लेन वांग जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम इस अल्फ़ा को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहोगे कि ये अल्फ़ा किसी और ओमेगा की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, और अगर देखे तो तुम्हारे पास पूरा हक हो कि तुम इसको सीधा कर सको, इसके ऊपर चार्ज ले सको या फिर इसे सुधार सको? तो क्या तुम मेरी लाइफ के इस डोर को अपने हाथ में लेना चाहते हो लेन वांग जी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा जिसकी आंखों में शौक, हैप्पीनेस, टीयर सभी एक साथ थे। वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो पर्सन जिससे वो पिछले 1 हफ्ते पहले मिला था, और वांग जी मना नहीं करेगा कि जब उसने विंग को पहली बार देखा था, उसने विंग को पहली बार तभी देख लिया था जब उसके ऊपर वो ठंडे पानी की बाल्टी गिरी थी और विंग उसे जिस तरह से देख रहा था, एक पल के लिए वांग जी की नज़र भी वहाँ पर गई थी। और वांग जी झूठ नहीं कहेगा, उसे भी विंग से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फर्म नहीं था क्योंकि किसी को पहली नज़र में देखते ही किसी को प्यार कैसे हो सकता है। तो वांग जी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज था और उसने आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो थोड़ा सा शाय भी था, इसलिए उसने कभी कन्फ्रंट नहीं किया। लेकिन जब उसने विंग को उस लड़के के साथ देखा तो उसे अपने फीलिंग्स का कन्फर्मेशन मिल गया था कि हाँ, वो विंग से प्यार करता है। और अब जब विंग उसे कन्फेस कर रहा है, वो भी उसके पेरेंट्स के सामने, और विंग की आंखों में सिंसियरिटी थी। विंग उसके पेरेंट्स को इसलिए लेकर आया था ताकि उसके पेरेंट्स भी देख सके कि वो उसके बेटे से कितना प्यार करता है। विंग पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज कर रहा था, और सिर्फ कॉलेज के सामने ही नहीं बल्कि ये कॉलेज चाइना का मोस्ट ऑफ द फेमस कॉलेज है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे, पेपराजीज भी थे, तो इस सबके सामने ये प्रपोजल हुआ था। और विंग बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, तो इसका मतलब विंग ऐसे ही तो ये प्रपोजल नहीं करने वाला। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने हल्के से नोट किया और अपने हाथ को बढ़ा दिया, और ये देखकर विंग के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी, अपनी उन फुल बने तेज को दिखा रहा था। उसने वांग जी के उस मिडिल रिंग फिंगर में उस अंगूठी को पहना दिया और उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बस एक ही बात कहा जा रहा था कि थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आई स्वेयर मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, मैं तुम्हारे सामने इस दुनिया को झुका दूंगा। ये बोलकर वो बस फिल्मी वादे किए जा रहा था, लेकिन वांग जी समझ सकता था कि विंग की आंखों में सिंसियरिटी है। वहीं दूसरी तरफ जब थोड़ी देर बाद वो लोग हक से अलग हुए तो विंग ने वांग जी के पेरेंट्स की तरफ देखा और कहा, माँ, बाबा। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हुई कि उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम इन्हें माँ और बाबा कब से बुला रहे हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और चकल करते हुए कहा, मैं तो इन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैंने अपने इन लॉज को पटाना स्टार्ट कर दिया था, और अब जाके ये माने हैं और हमारी शादी के लिए भी मान गए हैं। बस तुम्हारी देरी थी, अब तुम भी मान गए हो तो हम जल्दी से शादी कर लेंगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, शादी? अभी तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में और तुम शादी करना चाहते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे जितना मुझे पढ़ना था वो मैं पढ़ चुका हूँ, एंड पढ़ने के बाद मुझे अपनी डैडी की कंपनी का टेक ओवर लेना है। और अगर तुम्हें मेरी एबिलिटी पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे डैड से पूछ सकते हो कि मैं पहले अपनी डैडी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे बिज़नेस की फुल नॉलेज है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, और अगर नहीं तो मेरा हस्बैंड भी एक डांसर है, वो एक डांस टीचर है, तो तुम अपने क्या अल्फा हस्बैंड को खिला नहीं सकते? ये सुनकर वांग जी ने अपनी आंखें बड़ी कर विंग की तरफ देखी। विंग ने फुल फ्यूचर प्लानिंग करके रखी थी। ये देखकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए। और फिर क्या था, विंग और वांग जी की वेडिंग प्लान की गई। जैसा कि वांग जी ने कहा था, वांग जी ने उस साल तो विंग ने शादी नहीं की, क्योंकि उस साल विंग सेकंड ईयर में ही था, और जब विंग का लास्ट ईयर था तो विंग के लास्ट ईयर के फेयरवेल पर, या फिर कहें कि उसकी जो
उसके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद विंग और वांग जी की शादी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वी फैमिली ने भी वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेन फैमिली ने तो विंग को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो लोग बहुत खुश थे और वांग जी का वो स्टूडेंट वो नोटी सा बदतमीज़ था, वो प्ले बॉय स्टूडेंट अब उसका हस्बैंड था। वांग जी और विंग की शादी धूमधाम के साथ हुई थी। पूरे चाइना ने उस शादी को देखा था। और उसी शादी में हमारा एक और कपल मिला था। वो कपल था न्यू हुई सांग और लेन शिचेन। दोनों ही बहुत ज़्यादा नोटी कैरेक्टर हैं, लेकिन लेन शिचेन एक अल्फा है और हुई सांग एक ओमेगा है। हुई सांग ने जैसे ही लेन शिचेन को देखा उसके दिल में से तितलियाँ उड़ने लगी और पहली बार उसे फील हुआ था कि लव एट फर्स्ट साइट कैसा होता है। जब वी ने उससे कहा था कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है तो उसने उस पर भरोसा नहीं किया था कि पहली नज़र में थोड़ा ना प्यार होता है, लेकिन जब उसने लेन शिचेन को देखा तो पहली नज़र में उसे लेनचेन से प्यार हो गया। और लेनचेन ने जब क्यूट और नोटी ओमेगा को देखा तो उन्हें भी लेनचेन न्यू सांग से प्यार हो गया था और उसके बाद उन लोगों ने भी डेट किया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे शान वंग की मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी। उन्होंने 2 साल तक डेट किया था। विंग के प्रपोज करने के बाद उसने लगभग 2 साल तक डेट किया था और इस बीच उन लोगों के बीच में भरोसा था, गलतफहमी भी आई, लेकिन उन दोनों ने अपने भरोसे से उस रिश्ते को बनाए रखा। और अभी एक रूम में जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, वो रूम रेड थीम पर डेकोरेटेड था और चारों तरफ बस रोज़ पेटल्स बिखरी हुई थी। हमें 2 फिगर दिखाई दे रहे थे जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे सुबह ही नहीं होने वाली, और वो बस एक दूसरे के माउथ को खा रहे थे। विंग ने वांग जी को वॉल पर पुश कर रखा था। वांग जी का जो ब्लेजर था वो वांग जी के शोल्डर से नीचे गिर चुका था और विंग ने वांग जी की शर्ट्स के 3 बटन्स को ओपन कर रखा था और विंग अभी भी अपने फुल वेडिंग सूट में था। उसने वांग जी की लिप्स को खा रहा था और उसके साथ ही अपने हाथों को वांग जी की पूरी बॉडी पर फिरा रहा था। और वांग जी के हाथ विंग के बालों में था और वो विंग को अपनी ओर ज़्यादा क्लोज खींच रहा था। जब विंग को लगा कि अब वांग जी बिल्कुल सांस नहीं ले सकता तो उसने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसके नेक पर अटैक करने लगा। वो वांग जी के नेक पर किस करने लगा, बाइट करने लगा और वांग जी के नेक पर लव बाइट्स देने लगा और वांग जी बस मौन किए जा रहा था। उसके हाथ विंग के बालों में थे। विंग ने वांग जी के नेक पर किस करते हुए वांग जी की उस शर्ट को बिल्कुल ही पूरी तरह से उससे निकाल दिया और वांग जी हाफ नेकेड था। विंग अपने हाथों को वांग जी की उस चेस्ट पर और वांग जी की वेस्ट पर फेर रहा था, जिससे वांग जी के अंदर एक अजीब ही हीट पैदा हो रही थी। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, बाबे, मैंने पिछले 2 साल से इस चीज़ का इंतज़ार किया है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये सब सिर्फ शादी के बाद करना चाहते हो और ना ही मैं तुम्हें फोर्स करना चाहता था, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। आज तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड का एक बेस्ट देखने को मिलेगा। ये सुनकर वांग जी की जैसे पूरी बॉडी में शिवर दौड़ गया। वो विंग की आंखों में देखने लगा और विंग जब वांग जी की आंखों में वो शिवर देखा या वो डर देखा तो उसके फेस पर एक स्मिक आ गया। वो अपने हाथों को वांग जी के पीछे ले गया और उसने वांग जी को जंप करने के लिए कहा और अगले ही पल वांग जी बिल्कुल किसी कोला बेर की तरह विंग की गोद में था और विंग वांग जी को लेकर बेड पर चला गया। उसने वांग जी को बेड पर पुश कर दिया और इससे पहले कि वांग जी को समझ पाता उसके ऊपर था। उसने वांग जी के दोनों पैरों को अपने दोनों घुटनों के बीच में केज करके रखा था और वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो वांग जी की तरफ इंटेंसली देख रहा था, जिससे वांग जी को शाय फील हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी जिसे रेड हो गई थी शायनेस की वजह से। विंग अपने कोट को उतारता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। और वांग जी जिसने जो पहली बार अपने अल्फा की इस नेकेड बॉडी को देख रहा था उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और विंग जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल जाती है। वो अपने ब्लेजर को अपनी शर्ट को ओपन करता है और विंग वो हाफ नेकेड था। वो वांग जी के उन हाथों को हटाता है और उनके दोनों हाथों को बेड के ऊपर पिन कर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो तुम मुझे देखो, मुझे टच करो, मुझे अच्छा लगेगा और तुम मेरे साथ ये सब करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ तो तुम मुझे देखो, तुम अपनी आंखों को एक पल के लिए भी बंद न करो। ये सुनकर वांग जी को शाय फील होने लगा। विंग ने वांग जी के फॉरहेड पर किस किया, उसके बाद उसकी आंखों पर किस किया और फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। और ये किस जेंटल था, इसमें कोई लस्ट नहीं थी। जैसे विंग वांग जी को अश्योर करना चाह रहा हो कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ है।
इसीलिए विंग बहुत ही जेंटली वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी भी ये सब फील कर पा रहा था, तो उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ फील रही थी। बहुत देर तक वांग जी के लिप्स पर किस करने के बाद विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसकी नेक पर बाइट करने लगा, शक करने लगा। जहाँ पर पहले से ही किस बनी हुई थी, विंग उस जगह को देख रहा था जहाँ पर उसकी किस नहीं थी, वहीं पर वो किस दे रहा था। वो वांग जी के नेक पर से किस करता हुआ वो नीचे आ रहा था, वो वांग जी के चेस्ट पर था, वो वांग जी के दोनों चेस्ट पर किस कर रहा था और एक के साथ खेल रहा था और एक को पिंच कर रहा था, वही दूसरे को शक कर रहा था, जिससे वांग जी को अजीब फील हो रहा था। उसने आज तक ऐसा विंग ने कभी उसे आज तक ऐसे टच नहीं किया, तो वांग जी को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ये फीलिंग अच्छी लग रही थी उसे। विंग जब वो सब करके थक गया तो वो वांग नीचे आने लगा और वो वांग जी की बेली पर किस करने लगा। उसके साथ ही विंग का एक हाथ वांग जी के ट्राउज़र पर चला गया और उसने वांग जी के ट्राउज़र बटन को ओपन कर दिया और अपने हाथ को नीचे ले गया। वो वांग जी के उस प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगा। वांग जी ने जैसे ही ये फील किया तो उसकी पूरी बॉडी जैसे जोल्ट कर गई और विंग ने जब ये फील किया कि वांग जी की बॉडी किस तरह से उसके टच को रिएक्ट कर रही, तो वो ऊपर आया, उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। उसने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, शांत हो जाओ लव, सब ठीक है। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और विंग अपने हाथों को और ज़्यादा रफली मूव करने लगा और वांग जी जिससे उस प्लेजर में खो रहा था और थोड़ी देर बाद ही वांग जी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। विंग जैसे ये फील किया तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद विंग ने वांग जी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी को पहले थोड़ा सा पेन हुआ था क्योंकि ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था, लेकिन विंग की वो स्वीट बातें, विंग के वो स्वीट वर्ड्स वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और विंग ये सब करते हुए वांग जी को किस कर रहा था, तो वांग जी को ज़्यादा पेन नहीं हुआ। उसके बाद विंग ने अपने ट्राउजर पैंट को भी ओपन कर दिया और वांग जी को भी पूरी तरह नेकेड कर दिया। उसके बाद विंग ने दोनों को ही एक ब्लैंकेट से कवर कर लिया और दोनों ने अपनी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। उस दिन जैसा कि विंग ने कहा था कि वांग जी अब विंग का वो बेस्ट देखेगा, तो सच में विंग ने वांग जी को अपना बेस्ट दिखाया था। उस रात पूरी रात विंग ने वांग जी को छोड़ा नहीं था। पता नहीं वांग जी कब बेहोश हुआ, जब भी बहुत सारे राउंड्स लेने के बाद, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग राउंड्स लेने के बाद भी वांग जी जब बेहोश हो जाता, तो जब उसे होश आता तो भी विंग उसके साथ वही सब कर रहा था। और ये देखकर वांग जी सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसे नहीं समझ रहा था कि उसे इस परवर्ट अल्फा के साथ क्या करना चाहिए। जैसा कि उसने विंग ने कहा था, उसने वही सब किया था। उसने पूरी रात वांग जी को सोने नहीं दिया था और इस वजह से जब सुबह वांग जी उठा तो बेचारे की पूरी वेस्ट इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी कि वांग जी बेड पर बैठ भी नहीं पा रहा था और बस गुस्से से विंग को घूर रहा था, जो कि बहुत ही इनोसेंट था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है। और वो अभी वैसा ही हो रहा था। वांग जी अपने बेड पर बैठा हुआ था और वो उसका एक हाथ अपनी वेस्ट पर था। यह कहे कि विंग बेड पर बैठा हुआ था, वांग जी तो विंग की गोद में था। वांग जी ने अपने दोनों पैरों को विंग के वेस्ट के राउंड रेप कर रखा था और वो शर्टलेस था, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसने विंग को किया हुआ था, जो खुद भी शर्टलेस था। विंग अपने हाथों से वांग जी की वेस्ट पर मसाज कर रहा था और वांग जी को ये करने पर अच्छा फील हो रहा था। वांग जब सुबह उठा था तो उसकी हालत बहुत दख रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी को ब्रेकफास्ट करवाया, उसकी बात लेने में मदद की और फिर पेन किलर दी। इस वजह से वांग जी को अच्छा फील हो रहा था और विंग जब उसकी उसकी वेस्ट को मसाज कर रहा है तब उसे और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वांग जी ने अपने सिर को विंग के चेस्ट पर रख रखा था। वांग जी ने ऐसे ही कहा, मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने इस बदतमीज स्टूडेंट से शादी कर लूँगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पर मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरे में गाओगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, और क्या होता है अगर मैं पहले से शादीशुदा होता तो? ये सुनकर विंग की पकड़ वांग जी वेस्ट पर टाइट हो गई। वांग जी को जैसे पता चल गया था कि उसने विंग की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे प्रोवोक करना बहुत अच्छा लगता है? ये सुनकर वांग जी डर गया, क्योंकि विंग की आवाज़ अब रफ हो रही थी। वांग जी को पता था पिछले 2 साल में वांग जी विंग को इतना तो जान गया था कि अगर वांग जी किसी और अल्फा के बारे में बात भी करता है या फिर विंग को खुद को विंग के सामने किसी और अल्फा के सामने इमेजिन भी करवाता है तो वांग जी उसकी पनिशमेंट जानता है। पहले तो विंग
सिर्फ हल्की वांग जी को पनिशमेंट दिया करता था, लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी है और उसने कल रात वो सब एक्सपीरियंस किया है तो उसे पता चल गया था कि विंग अब उसे क्या पनिशमेंट देने वाला है। और जैसा कि वांग जी ने सोचा था वैसा ही वह विंग ने फिर से वांग जी को फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर आ गया। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, मेरे मेरे वेस्ट अभी भी दर्द कर रही है, मैं आगे से नहीं कहूँगा लेकिन तुम ये नहीं करोगे। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, बेबी तुम्हें ये सब कहने से पहले सोचना चाहिए था, और अब जब तुमने कह दिया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि डैडी को नहीं पसंद कि तुम किसी और की बात करो, और अगर तुम्हें अब किसी और की बात कर ही ली है तो तुम्हें उस अल्फ़ा के बारे में बोलने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये बोलकर उस रूम में फिर से वांग जी की वो मोन्स ग्रोज या चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और इसी तरह विंग और वांग जी अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। वो हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। विंग कहता था कि उसे पोजीशनलेस फील होती है, लेकिन उसने वांग जी पर कभी शक नहीं किया, और ना ही विंग ने उसके बाद विंग पर नहीं वांग जी ने उसके बाद विंग पर कभी शक किया, क्योंकि वो समझ गया था कि विंग उससे सच में बहुत प्यार करता है, और ये वांग जी विंग के एक्शन से समझ पाता था। तो हेलो एवरीवन, ये था एक क्यूट फ्लफी सा वन शॉट, एक सिली सा वन शॉट। तो आपको कैसा भी लगा हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरी प्यारी सब्सक्राइबर फैनफिक लव, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना एंड बताना कि क्या आपको जैसा फैनफिक चाहिए था मैं वैसा ही लेकर आई हूँ। एंड किसी और को भी अगर उनकी पसंद के अकॉर्डिंग फैनफिक चाहिए होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी लाने की। और प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कि आपको ये फिर कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।